हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर लगातार आपके लिए आपकी घर बैठे पढ़ाई हो सके इसके लिए प्रयास कर रहा है। और हम पढ़ रहे हैं अभी भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। अभी तक आपने ये देख लिया होगा कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था क्या है, जिसमें आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। इसके बाद आपने देखा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखे सरकार के प्रमुख अंग, जिसको आपने इस तरह से समझा कि सरकार के 3 अंग थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम सारी बातें जो हमारे पाठ्यक्रम है उसे आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं लोकसभा। लोकसभा हमारे संसद की मतलब हमारे देश के संसद की निम्न सदन कहलाता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 545 है। इसके सदस्यों का निर्वाचन संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश से 29 अर्थात 29 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है लोकसभा के सदस्य चुनने हेतु मतदान कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वे होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपने सदस्यों में से ही एक होता है और उपाध्यक्ष भी उन्हीं में से एक होता है। अर्थात लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं उनमें से जो 543 चुनकर आ रहे हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष बनता है मतदान के द्वारा। अब हमको आगे समझना है तो एनिमेशंस के थ्रू आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि हमारे लोकसभा जो है हमारे देश की संसद का निम्नतम सदन है। ये आप लोगों ने देखा किस तरह से एनिमेशन के थ्रू लोकसभा हमारा, यहाँ उच्चतम सदन जो है वो राज्यसभा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली बात जो आती है कि इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 545 है। 543 प्लस 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनको मिलाकर के, ये राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं 2, तो इनको मिलाकर के 545 सदस्यों वाली हमारी लोकसभा होती है। पूरा जो देश है उसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निर्धारित कर दी गई हैं जनसंख्या के आधार पर सन 2026 के लिए तक के लिए। ये बात हमने संविधान सभा वाले वीडियो में समझ चुके हैं, आप चाहें तो उसको पुनः जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वह संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ मध्य प्रदेश के जो 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पे इन 29 लोकसभा क्षेत्र के जितने मतदाता हैं ये सारे के सारे जाकर के और वोट करते हैं, तब जाकर के 29 एमपीज अर्थात सांसद लोकसभा के चुने जाते हैं डायरेक्ट वोटिंग से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको संविधान वाले चैप्टर में भी समझा था। इसको आप देख लीजिए कि डायरेक्ट वोटिंग कैसे होती है। एनिमेशन के थ्रू आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। लोकसभा के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 29 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से कुल 29 सीटें लोकसभा के लिए निर्धारित हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है लोकसभा के सदस्य चुनने हेतु मतदान कर सकता है, वोट डालने जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हर सदस्य 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करता है, इसके बाद फिर से चुनाव होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। ये बात है, चूंकि भले 5 साल इसका कार्यकाल है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये चाहता है, मंत्रिपरिषद यह चाहती है कि लोकसभा जो है 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर दिया जाए, तो भी उसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका इसको कानून के रूप में या इसकी सहमति ना दें। लोकसभा के पदाधिकारी जो हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं।
लोकसभा अपने सदस्यों में से ही, ये जो लोकसभा के 543 मेंबर होते हैं, इन 543 मेंबरों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव या निर्वाचन करती है। तो इस तरह से लोकसभा के सदस्य अपने ही बीच में से किसी सीनियर मेंबर को अध्यक्ष बना लेते हैं और किसी अन्य मेंबर को उपाध्यक्ष बना लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत के नागरिक में क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो उसके लिए पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही लोकसभा का सदस्य बन सकता है। दूसरी बात, उसकी आयु 25 वर्ष हो या उससे अधिक हो, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष की आयु तक क्या कर सकते हैं, हम वोट जरूर दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। यहाँ पर हम सिर्फ वोट दे सकते हैं 18 से 25 तक। हालांकि 18 वर्ष से अधिक जितनी भी है, आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक उम्र है तो आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन जब आपकी आयु 25 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी रख सकते हैं, आप प्रत्याशी बन सकते हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवार है, जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहा है, वह किसी केंद्र सरकार में या प्रांत सरकार में किसी के भी अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। ऐसा ना हो कि वो लाभ कमा रहा हो सरकारों से और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद उसे किसी सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित ना किया हो, मतलब किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे पागल घोषित ना किया गया हो और दिवालिया ना बताया गया हो। साथ ही उसे संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया हो, मतलब संसद ने ऐसा कोई कानून पारित किया हो, कानून निकाला हो जिसके माध्यम से वह अयोग्य होता हो, तब भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अर्थात अब आप लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे से कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष से अधिक आयु हो। तीसरा, लाभ के पद पे ना हो। चौथा, पागल या दिवालिया ना हो। और पांचवा, किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ चुके। अब हम आगे देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष उन्हीं 543 मेंबर्स में से एक हम चुन लेते हैं, एक को बना लेते हैं। इसके बाद वो अध्यक्ष करता क्या है आखिर, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। तो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन की कार्यवाही को संचालित भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करना अध्यक्ष का कार्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की समितियों का गठन भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करने का दायित्व भी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। वह यह देखता है कि किसी सांसद के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा सदन में किसी विषय पर होने वाले विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित करना भी लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व है। उसके कार्य हैं कि उसके द्वारा संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वह यह डिसाइड करता है कि संसद में कौन सा सदस्य कितनी देर तक किस मसले पर बात रखेगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यदि ये बात तो हो गई लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की, मान लो लोकसभा अध्यक्ष यदि अनुपस्थित है तो क्या होगा। तो चिंता की बात नहीं होती। हमारे संविधान में उपाध्यक्ष की व्यवस्था जो हम पहले देख चुके हैं, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही को संचालित भी करता है। अब हम देखते हैं लोकसभा की शक्तियां क्या क्या हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पहली शक्ति है विधायी शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण, फिर संविधान में संशोधन, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, जनता के विचारों का मंच होता है और अंत में विविध कार्य। हम एक एक करके इसे एनिमेशंस के थ्रू आगे देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम लोकसभा की विधायी शक्ति। तो लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है, अर्थात कानून का निर्माण करना। हालांकि संविधान के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं, परंतु व्यवहार में हम देख रहे हैं तुला पर लोकसभा का वजन ज़्यादा दिख रहा है। यह प्रदर्शित करता है कि लोकसभा व्यवहार में ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर
धन विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है। साधारण रूप से समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई विधायी शक्ति। अब हम आगे देखते हैं वित्तीय शक्ति। तो संविधान के द्वारा वित्तीय मामलों में लोकसभा को शक्तिशाली बनाया गया है। क्यों? क्योंकि सारे वित्त विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। एनिमेशन में देखिए आप, ये धन की पोटली, ये वित्त की पोटली लोकसभा में ही आ रही है भैया। यद्यपि विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाते हैं, पर राज्यसभा के द्वारा धन विधेयकों पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति देना होती है। इसके बाद हम देखते हैं लोकसभा की शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका पर नियंत्रण। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके अनुसार मंत्रिमंडल तब तक ही क्रियाशील रहता है जब तक लोकसभा का उसमें विश्वास है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को जनता सीधे चुनकर भेजती है, 543 सदस्यों को, और उन्हीं 543 सदस्यों में से एक सदस्य जो प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल का नेता, वह मंत्रिमंडल बनाता है। और जब वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तो वह मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। यदि लोकसभा में अविश्वास आ जाता है और सरकार विश्वास मत हार जाती है तो मंत्रिमंडल को क्रियाशील रहने का अधिकार नहीं है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर शासकीय नीतियों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव रखकर सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब लोकसभा के जो 543 मेंबर हैं उनमें मान लो 50-60 मेंबर यदि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं, कोई शिक्षा मंत्री बन जाता है, कोई मानव संसाधन मंत्री बन जाता है, कोई गृह मंत्री होता है, कोई रक्षा मंत्री होता है, कोई विदेश मंत्री होता है, और उनके मंत्रालयों से संबंधित कोई बात यदि विमर्श के स्तर पर आना है तो कोई भी सदस्य आपके लोकसभा क्षेत्र का वह अपनी बात वहां रख सकता है, अपने प्रस्ताव रख सकता है और जरूरत पड़ने पर अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। संविधान में संशोधन, हम इसे लगातार पिछले एनिमेशंस के थ्रू देखते आ रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर, लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य मिलकर संविधान का संशोधन कर सकते हैं। संविधान का संशोधन बहुत कठोर है क्योंकि इसे यदि कोई एक व्यक्ति या मंत्रिमंडल चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि व्यवस्थापिका चाह ले, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चाह लें, सब में यूनिटी हो जाए, उनमें विचार विमर्श करने के बाद एकता जनता के हितार्थ हो जाए तो वह संविधान में संशोधन कर सकती है। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये निर्वाचक मंडल के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, यहां पर निर्वाचित सदस्य प्लस जो राज्य विधानमंडलों से, ये चूंकि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये तीनों मिलकर राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और निर्वाचन में मतदान जो है वह गुप्त रूप से होता है। हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के बारे में आगे वीडियो में समझेंगे। तो आप देख लिए कि लोकसभा की प्रमुख शक्तियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना भी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि जनता के विचारों का यह मंच होता है कि लोकसभा चूंकि जनता के चुने हुए लोगों का सदन है। कैसा सदन है? जनता के द्वारा चुना गया सदन है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये सारे प्रतिनिधि जनता के बीच में से गए हैं। अब अगर ये माना जाए कि इनके द्वारा जो विचार व्यक्त किया जाता है, यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से मेंबर्स अपनी बात रेज करते हैं, अपनी सवाल वहां पर रखते हैं, तो इनके द्वारा रखे गए जो विचार हैं वो जनता के विचार माने जाते हैं। लोकसभा जनता की आकांक्षाओं एवं जन भावनाओं का दर्पण है। यह जनता के विचारों का मंच है। आगे देखते हैं विविध कार्य। लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकती है,
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के पारित प्रस्ताव पर चर्चा करती है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव आया तो उस पर भी लोकसभा चर्चा करती है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करती है। राष्ट्रपति द्वारा लाए गए इस संकट काल की पुष्टि 1 माह के भीतर लोकसभा द्वारा अनिवार्य होती है करना। यदि ऐसा नहीं होता तो वह घोषणा स्वतः रद्द हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति यदि अपने संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश में आपातकाल या संकट काल की घोषणा करता है तो इसके 1 माह के भीतर लोकसभा द्वारा उसको सहमति देना अनिवार्य है। यदि नहीं देती हैं सहमति तो राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा स्वतः रद्द हो जाएगी। इस तरह से लोकसभा की विभिन्न शक्तियों के बारे में आपने देखा और समझा। अब बारी है आपके छात्र उपयोगी प्रश्नावली को हल करने की। देखिए, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली को लेकर के हम एक एक चैप्टर पे विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय तो है ही, साथ में इसका आपको समझना भी जरूरी है। हर वीडियो के आरंभ में मैं क्या करता हूं, पिछले वीडियोस की जो बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आप लोग समझते रहिए और देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। और आज आपने जो लोकसभा के बारे में देखा उसके इन प्रश्नों को हल करिए। तब तक हम चलते हैं राज्यसभा की तैयारी के लिए। अगले वीडियो पर मुलाकात होगी। जय हिंद।